हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 24 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 23 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो दही चैनल के प्ले लिस्ट में वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है कि बॉय की जो संख्या है, लड़की की संख्या वो है 1000, ठीक है। और गर्ल की संख्या कितना है? गर्ल की संख्या जो है वो है 600। इसमें आगे बोल रहा है कि यदि 40% लड़के पास हुए तो 40% लड़के पास हुए तो फिर कितने हुए? 60%। यानी कि 1000 का अगर हम 60% निकालेंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 600। यानी कि 600 लड़के फेल हुए हैं। लड़के कितना पास हुई है? लड़कियां हुई है 35%। तो फिर कितना हुआ है? ये फेल हुई है 65%। क्योंकि 600 का अगर हम 65% निकालेंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और ये 6 5 30 की जीरो हासिल 3 6 36 और 3 39 390। तो टोटल कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं? वो हुए 6 3 990। और इसी का पूछा है कि फेल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? फेल का प्रतिशत वो हो जाएगा, टोटल फेल हुए 990 और टोटल विद्यार्थी कितना है? वो है 1000 और 600 यानी कि 1600 गुने में हो जाएगा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये 4 दूनी 8 9 दूनी 18 और ये 5 दूनी 10 और ये कर जाएगा 8 48 1 इनकी 15 8 1 8 7 8 8 64 इनके लगभग का हो जाएगा 1.8%। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से मान लेते कि 200 घन है, एक घन है ये वाला और एक घन है और यहाँ पर जिसको यहीं पर हटा दिया गया है, ये हो गया हमारा दूसरा घन। एक घन की जो लंबाई है वो है 10, घन की जो भुजा प्रत्येक होती है वो होती है समान। ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। तो ये दो को सटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। तो कैसा बन जा रहा है? ये बन जा रहा है घनाभ की तरह। जैसे घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा? यहाँ से घनाभ की जो लंबाई हो जाएगा एल वो हो जाएगा 10 और 10 20। चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा ये वाला दूरी वो हो जाएगा 10 और ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई भी हो जाएगा 10, ये वाला दूरी, ठीक है। यहाँ से घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनकी घनाभ का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में होता है 2 इंटू का LB प्लस का BH प्लस का HL। यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू का लंबाई कितना है? लंबाई है 20 गुने चौड़ाई 10 प्लस का चौड़ाई गुने ऊंचाई इनके 10 गुने 10 प्लस का हो जाएगा ये 10 गुने में 20, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा 20 दाहिया 200 और ये हो जाएगा 10 दाहिया का 100 और ये हो जाएगा 20 दाहिया 200। तो ये हो जाएगा 2 2 400 और 1 500 यानी कि 2 गुने 500। यहाँ से हमारा जाएगा टोटल 1000 है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 500 व्यक्ति एक घनाभाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत आयतन 0.04 मीटर स्क्वायर है तो तालाब के जल स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है कि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत आयतन कितना है? वो है 0.04 मीटर स्क्वायर। तो कितने व्यक्ति है? व्यक्ति है 500। तो इनके द्वारा प्रतिस्थापित पानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500 इंटू का 0.04 मीटर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम दशमलव घटाएंगे तो 100 नीचे बैठाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट यानी हो जाएगा 5 के 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से कितना दिया है? घनाभाकार का लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है। तालाब के जल स्तर में हुई वृद्धि यहाँ से ज्ञात कर लेंगे क्योंकि तालाब में जल स्तर में हुई वृद्धि
वो कितना हो जाएगा 500 व्यक्ति द्वारा प्रस्थापित पानी का स्तर यानी कि 20 और बटे में हो जाएगा इस घनाभार यानी कि आयताकार तालाब का आयतन, ये हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई इनकी 80 गुने में 50, ये हो जाएगा 20 चौक के 80, इनके यहाँ से आ जाएगा 1/200 मीटर। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में दिया ऑप्शन में, यहाँ से ये हो जाएगा 1/200 इंटू का करेंगे 100, क्योंकि 1 मीटर बराबर में होता है 100 सेंटीमीटर। ये 100 से 100 कैंसिल आउट, इनके यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर में a sin थीटा और y बराबर में b tan थीटा हो तो a स्क्वायर बटा में x स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बटा में y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि x बराबर में a sin थीटा और y बराबर में दिया है b tan थीटा। यहाँ से दोस्तों अगर इसको करते हैं स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये थीटा हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से मान पूछा है ए स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर, जैसे एक्स के स्क्वायर के जगह पर क्या रख देंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर जगह पर बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से बी स्क्वायर से बी कैंसिल आउट, तो यहाँ से ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहाँ से हो जाएगा 1/में साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का 1/tan स्क्वायर थीटा यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका 40 छात्रों वाली एक कक्षा में विशेष आयु वर्ग के छात्रों की संख्या को दर्शाती है। छात्रों की माध्य आयु ज्ञात कीजिए यानी कि एवरेज ज्ञात कीजिए। यहाँ से दिया है आयु में वर्ष 15, 16, 17, 18, 19, 20, और छात्रों की संख्या 3, 8, 10, 10, 5, 4। यहाँ से निकाल देंगे माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर जो होता है वह होता है f इंटू एक्स के गुणनफलों का योग, और बॉटम में होता है f का योग। ठीक है, यहाँ से f इंटू एक्स, यहाँ से एक कितना हो जाएगा एफ एक्स, पहला में हो जाएगा 15 या 45 यानी कि हो जाएगा 45, फिर हो जाएगा प्लस का 16, 8 और 28 यानी कि 128, फिर हो जाएगा प्लस का 17 दाह में 170, उसके बाद हो जाएगा 18 दाह में 180, और फिर उसके बाद हो जाएगा 19 5 95, और फिर उसके बाद हो जाएगा 20 चौके 80, और बटे में कितना हो जाएगा एफ का योग। तो एफ का योग यानी कि छात्रों की संख्या यहाँ से आ जाएगा 8, 3, 11, 11, 5, 16, 16, 4, 20, 20, 10, 30, 10, 40, बटे में हो जाएगा 40। यहाँ से हमारा आ जाएगा 5, 8, 13, 13 और 5, 18 के 8 80, 1, 9, 9, 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33, 33 और 2 35, 35 और 4 39 के 9 हासिल 3, 3, 4, 5, 6 इनके 698 बटे में आ जाएगा 40। तो ये दोस्तों कट जाएगा 20 दूनी 40, और ये 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और ये 9 दूनी 18, इनके 349 बटे में 20 आ जाएगा। इसको 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, और ये 4 दूनी 8, 1, 2, 5, 10, यहाँ से 0 है तो एक 2 दशमलव हो जाएगा उनके बाद, इनकी 17.45 का सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या हो जाएगा 999। यहाँ से बोला है कि 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो, ऐसे ज्ञात कर लेंगे 6, 9, 12, 15, इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से एक जाएगा 3 बार में, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौके 12, 3 5 15, फिर जाएगा दोस्तों ये 2 से 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4 और ये 5। यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 18, 18 दूनी 36 और 36 5 180, यानी कि यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 180। यहाँ से इसको भाग दे देंगे, यानी कि 180 भागा 999,
तो यहाँ से 18 5 90, ये हो जाएगा 900। ऐसा पर कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा हमारा 99 शेषफल। यानी कि अगर ये 99 नहीं रहता तो ये हमारा कट जाता है 6 9 12 और 15 से। यहाँ से संख्या वो आ जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या, वो हो जाएगा संख्या बराबर में 9 से 99 में से अगर 99 जाएगा तो यह जाएगा 900। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में डी समानांतर बीसी है। यदि एडी बराबर में x, डीबी बराबर में x माइनस 2, एई बराबर में x प्लस 2 और इसी बराबर में x माइनस 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आकृति दिया गया है, वो आकृति यह है, यहाँ है ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। डी समानांतर बीसी के, यानी कि डी ई समानांतर है बीसी के, जिसमें कि दिया है एडी बराबर में x, डीबी बराबर में x माइनस 2, एई बराबर में x प्लस 2 और इसी बराबर में दिया है x माइनस 1। तो दोस्तों ये जब डी समांतर बीसी हो जाएगा, इसका जो भुजा हो जाएगा वो अनुपातिक हो जाएगा, इनके समान अनुपातिक हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं एडी बटा में डीबी बराबर में हो जाएगा एई बटा में ईसी। यहाँ से हम लिख सकते हैं एडी कितना है, x है, क्योंकि x बटा में x माइनस 2 बराबर में हो जाएगा x प्लस 2 और बटा में x माइनस 1। जैसे तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू का x माइनस 1 और बराबर में यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 इंटू का x प्लस 2। ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा x बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक्स का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कार ए कार बी से दोगुनी तेज है और कार बी कार सी से तिगुनी तेज है। कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में कार बी को कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि कार सी की जो चाल है वह है 1, तो कार बी की चाल कितना हो जाएगा, कार बी की चाल हो जाएगा कार सी से तिगुनी, यानी कि ये हो जाएगा 3। तो अब कार ए की चाल कितना हो जाएगा, कार ए की चाल जो हो जाएगा वो हो कार बी से दोगुनी, यानी कि इसका हो जाएगा 6। तो ये आ गया हमारा चाल का अनुपात। तो यहाँ से समय का अनुपात कितना हो जाएगा, जस्ट इसका एलसीएम अपोजिट का, तो ये हो जाएगा 6 अनुपात का 2 अनुपात का 1। ठीक है, तो आगे प्रश्न में क्या बोला है, आगे प्रश्न में बोला कि कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी, यानी कि कार सी का जो समय दिया है वो दिया है 60 मिनट। तो अनुपात में 6 और दिया है मान 60, यानी कि ये यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर में 10। तो पूछा किसका है, पूछा है कि बी को कितना समय लगा, तो बी का अनुपात में कितना है 2, क्योंकि 2 बराबर में हो जाएगा 10 गुने में 2, यानी कि 20 मिनट का समय लगेगा बी को। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि इसका शीर्ष सीधा जमीन को स्पर्श करता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है वह चित्र, वह यह दिया है, ये हो गया हमारा ए बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, क्योंकि ए बी पूरा पेड़ की लंबाई हो गया और यहाँ से दिया है कि ये सी से टूट गया है। यहाँ से मान लीजिए ये सी है और यहाँ से टूट गया है और ये जमीन को छू रहा है, ये हो गया हमारा डी, जिसके जो कोण बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, और इसका जो लंबाई दिया है वो दिया है 12 माइनस का x। ठीक है, और यहाँ से ये दिया है ये वाला दूरी, ये दिया है x और ये दिया है 12 माइनस का x। यहाँ से दोस्तों अगर हम देखते हैं ये हो जाएगा लंब, इनके लंब दिया है और कर्ण दिया है। यहाँ से हमको करना पड़ेगा साइन में, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। यहाँ से अगर हम करते हैं साइन 60 डिग्री बराबर में लंब बटा में कर्ण, यानी कि ए सी बटा में डी सी, ये हो जाएगा ए सी एक्स और डी सी हो जाएगा 12 माइनस का 1 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बट्टा में 2, इनके √3 बट्टा में 2 बराबर में हो जाएगा x बट्टा में 12 माइनस का x। ये मल्टीपल गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12√3 और ये हो जाएगा माइनस का √3 x बराबर में हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ से हम करते हैं अगर हम 12√3 और माइनस √3 x को लेकर जाएंगे उधर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का √3x। ठीक है, यहाँ से x का अगर कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 12√3 बराबर में
एक्स इंटू का √3 प्लस का 2। यहाँ से हमारा एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का यहाँ से मान आ जाएगा हमारा 12√3 और बॉटम में हो जाएगा √3 प्लस का 2। ठीक है, इसको अगर हर पर में कड़ा करेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 2 का ऊपर से गुना और √3 माइनस 2 से नीचे गुना। ये हो जाएगा हमारा √3 गुने 3 यानी कि 12 तिया 36 माइनस ये हो जाएगा 12 दूनी 24√3 और बॉटम ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कि 3 का स्क्वायर, ये 3 और ये हो जाएगा माइनस का 2 दूनी 4 यानी कि माइनस का 4, यहाँ से आ जाएगा 36 माइनस का 24√3 और बॉटम में हमारा आ जाएगा माइनस का 1। तो माइनस का कॉमन लेंगे ऊपर से ये हो जाएगा 24√3 और ये हो जाएगा माइनस का 36। एक्स का जो मान आ गया वो आ गया 24√3 माइनस का 36। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा गया कि पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, यानी कि इस एक्स का मान पूछा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 24√3 माइनस का 36। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो भिन्न का एलसीएम जो होता है वो अंश का एलसीएम बट्टा में होता है हर का HCF। यहाँ से दिया है 2/3, 4/9, 8/15 और दिया 10/21। ठीक है, यहाँ से इसका HCF कितना जाएगा, दिया जाएगा HCF 3, यानी कि यहाँ से तो आ जाएगा इसका एलसीएम बराबर में हो जाएगा हर का HCF यानी कि 3, ऊपर का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो 2, 4, 8, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। निकाल लेते हैं 2, 4, 8, 10, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, फिर 2 से जाएगा 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। यानी कि यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 40/3। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो यह दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर हो जाती है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ समझ पहली संख्या जो है वो है x और दूसरी संख्या जो है वो है y। जिसमें कि बोला एक संख्या का 1/4 क्योंकि x का 1/4 x/4 और दूसरी संख्या के 3/8 के यानी कि y के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है यानी कि x में 30 जोड़ा जाता है तो यह दूसरी संख्या के यानी कि y के 6 गुना के बराबर हो जाती है। या सोचिएगा x प्लस का 30 बराबर में 6y, तो 6y को इधर कर जाएंगे और 30 को इधर कर जाएंगे यानी कि 6y इधर आ जाएगा और 30 इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस का 6y बराबर माइनस का 30 और यहाँ से ये आ जाएगा ये 4 दूनी 8 यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x बराबर में 3y। यहाँ से x/y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 जिसमें कि यहाँ से दिया x माइनस 6y बराबर में -30। ठीक है, ये अनुपात में हो जाएगा। तो हो जाएगा x की जगह पर 3 और ये हो जाएगा माइनस का 6y यानी कि 6 दूनी 12 बराबर में हो जाएगा माइनस का 30। तो ये हो जाएगा माइनस का 9 बराबर में माइनस का 30। यहाँ से माइनस का माइनस कैंसिल आउट और ये 3 का 9 और ये 10 30। तो 1 बराबर आ गया 10/3। तो पूछा क्या है, पूछा है कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या कितना है, 3 है। तो पहली संख्या हो जाएगा 3 बराबर में 10/3 गुने में 3, 3 से 3 कैंसिल आउट। पहली संख्या आ गया हमारा यहाँ से 10। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 0.868 गुने 0.237 प्लस का 0.868 गुने 0.763 बटा में 0.7 गुने 0.936 प्लस का 0.7 गुने 0.064 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 0.868 गुने में 0.237 और प्लस का दिया है 0.868 और गुने का दिया है 0.763 और बटे में कितना दिया है, बटे में जो दिया है वो दिया है 0.7 इंटू का 0.936 प्लस का 0.7 इंटू का 0.064। यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं 0.868 और यहाँ से ये कॉमन तो ये हो जाएगा
8 6 8 का कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा 0.237 और यहाँ से ये बचेगा प्लस का 0.763 और यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं 0.7, यहाँ से बचेगा 0.936 और ये हो जाएगा प्लस का 0.064। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों 7 और 3 10, हासिल 1 6 3 10 1 7 2 9 और 1 10, इसका जो पूरा माना जाएगा वो हो जाएगा 1 और इसका मान 6 4 10 की 0 हासिल 1 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1 9 और 1 10 का हासिल यानी कि 1, यानी कि इसका जो माना जाएगा 1, तो हमारा फाइनली आ जाएगा 0.868 और बटे में हो जाएगा 0.7। इसको अगर भागा देंगे, इसको करते हैं ऊपर अगर 10 से गुना और नीचे करते कितना 1 2 3 यानी कि 1000 से गुना, ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल आउट और ये दोस्तों हो जाएगा 7 एकम 7 1 7 दूनी 14 2 7 4 28 यानी कि 124 बटे में हो जाएगा 100। यहाँ से हमारा माना जाएगा 1.24, 2 को 0 हटाएंगे तो 2 के बाद दशमलव बैठाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे मान लेते हैं कि बॉयज की जो संख्या है कि लड़कों की संख्या वो है 300, तो अब आगे क्या बोल रहा है, यदि लड़कों की संख्या का 15% यानी कि 300 का 15%, ये हो जाएगा डबल कैंसिल आउट, 15 तिया 45, लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है यानी कि गर्ल के संख्या के 1/3 के बराबर है। गर्ल की संख्या कितना हो जाएगा, गर्ल की संख्या हो जाएगा ये भागा में 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, 3 5 15 के 5 हासिल 1 4 3 12 और 1 13 कि गर्ल की संख्या आ गया 135। तो आगे क्या बोल रहा है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे अनुपात पूछा है बॉयज एंड गर्ल का, अनुपात हो जाएगा बॉयज अनुपात का गर्ल वो हो जाएगा बॉयज कितना माने 300 और गर्ल कितना गया है 135, तो ये हो जाएगा 5 6 के 30 और ये 5 2 10 3 7 5 35 और ये हो जाएगा दोस्तों 20 तिया 60 और ये 9 तिया 27 20:9, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया, 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपये का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। जैसे ब्याज के रूप में दिया कि ब्याज दिया है 6400 रुपया, तो साधारण ब्याज बराबर में होता है PRT बटा में 100, तो P मान लेते हैं कि वो P है इंटू R कितना है वो है 8% और टाइम कितना है वो है 5 वर्ष और बटे में हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 8 8 64 800 और ये कट जाएगा 16 5 80 यानी कि 160। यहाँ से P बराबर कितना जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 160 इंटू का 100, तो ये हो जाएगा 16,000 रुपये उसका मूलधन आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर में के एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 के ऐसे शून्यक है कि ये अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर बराबर में 24 है तो के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है अल्फा और बीटा ये दोनों बहुपद की शून्यक है और यहाँ समीकरण दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 4, इसमें क्या दिया है अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर, यह मान दिया है 24। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा के शून्यकों का योग जो होता है वो होता है -b/a यानी कि 1 के गुणांक बटा में 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ से हो जाएगा -b यानी कि माइनस का 4 और बटे में हो जाएगा एक्स का गुणांक यानी कि k, तो हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान और यहाँ से अल्फा गुने बीटा के मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा गुने बीटा बराबर में c बटा में a यानी कि 4 बटा में k। और दोस्तों हम जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर में होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का होता है 2ab, तो 2ab को अगर इधर कर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का और यहाँ से बढ़ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, जिसका मान दिया है 24, यानी क्या हम लिख सकते हैं 24 बराबर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि -4 बटा में k का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस का 2 इंटू का अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 बटे में k,
तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 24 बराबर में ये 4 का स्क्वायर 16 बट्टा में के स्क्वायर माइनस के हो जाएगा 4 दूनी 8 बट्टा में के। यहाँ से हमारा एलसीएम हो जाएगा के स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 24 बराबर में के स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर यानी कि 16 माइनस का ये के स्क्वायर से यानी कि के, तो ये हो जाएगा 8 के। ठीक है, यहाँ से इसको अगर करते हैं इधर तो हो जाएगा गुना में, यहाँ से हमारा आ जाएगा 24 के स्क्वायर बराबर में 16 माइनस का 8 के। जैसे के का मान पूछा है तो के का मान यहाँ से बढ़ देंगे, जो हमको दे देगा बराबर मान वो हो जाएगा हमारा सही उत्तर। जैसे के का मान रखते हैं 2/3 ऑप्शन नंबर डी को, ये हो जाएगा 24 की स्क्वायर इनके 2/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बट्टा में 3 के 9 बराबर में हो जाएगा 16 माइनस का 8 इंटू का 2/3, ये हमारा आ जाएगा 3 के 9 और ये 3 बाटे 24 और ये 8 चौके 32 बट्टा में हो जाएगा 3 बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 16 माइनस का ये 8 दूनी 16 बट्टा में 3, तो एलसीएम हो जाएगा 16 या 48, तो 48 में से 16 जाएगा तो यह जाएगा 32 बट्टा में 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों हम डायरेक्ट कैसे रख दिए, इसको हम सॉल्व किए हैं पहले तब आपको बतला रहे हैं, इसलिए हम इसको ऑप्शन डी को डायरेक्ट बैठा दिए हैं। अगला प्रश्न है, एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है। रेलगाड़ियाँ किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूरी किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे कितना दिया है, उनके बीच की दूरी 250 किलोमीटर, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, और इनके बीच की दूरी जो दिया है वो दिया 250 किलोमीटर, जिसमें कि ये दोनों एक ही समय पर चलती हैं और एक दूसरे की ओर मिलती हैं, क्योंकि चलती है। तो ये चला हमारा एक्स बी की ओर और ये चला वाई ए की ओर, और ये मिल रहा है 130 किलोमीटर पर, यानी कि ये जो दूरी तय कर रहा है वो करे 130 किलोमीटर, तो बी कितना दूरी करेगा, ये करेगा 250 में से 130 घट जाएगा तो ये करेगा 120 किलोमीटर। जैसे टाइम कॉन्स्टेंट है क्योंकि टाइम नियत है, तो जो दूरी का जो अनुपात होता है वही इनके चालों का अनुपात हो जाएगा। यहाँ से कितना है दूरी का अनुपात, वो हो जाएगा 130 अनुपात का हो जाएगा 120, यहाँ ही हो जाएगा इसकी चाल का अनुपात, यानी यहाँ से हो जाएगा ये एक दूसरे की कैंसिल आउट, यानी कि 13 अनुपात का हो जाएगा 12, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 8,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है तो ज्ञात कीजिए। जैसे ज्ञात करना 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले निकाल लेंगे 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो कितना दिया मूलधन 8,000, यानी 8,000 का 5% अगर निकालेंगे, रेट दिया है 5%, तो ये हो जाएगा 2 जो कैंसिल आउट, और ये 8 5 40, यानी कि 1 वर्ष का आ गया ऐसा ही 400, दूसरे वर्ष का ऐसे ही हो जाएगा 400, और जो ऐसे ही पर ब्याज रहेगा उसी टोटल जो हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो फिर निकालेंगे 400 का 5%, ये हो जाएगा 400 का 5% निकालेंगे यहाँ से हमारा आ जाएगा 20। ठीक है, यहाँ से हमारा टोटल सी कितना हो जाएगा, 4 800 820, यानी कि 820 हमारा टोटल सी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 15 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अभी पिछले ही बतलाए कि माध्य बराबर में होता है एफ के गुणनफलों का योग और बट्टा में होता है एफ का योग। यहाँ से कितना है माध्य दिया है 15, इनकी 15 बराबर में हो जाएगा एफ का गुणनफल, इनकी 5 6 के 30 प्लस का ये हो जाएगा 10 गुने के, इनकी 10 के प्लस का ये हो जाएगा 15 6 90 प्लस का ये हो जाएगा 20 दाम में 200 और प्लस का ये हो जाएगा 25 5 125 और बटे में हो जाएगा एफ का योग, ये हो जाएगा 6 6 12 12 5 17 17 और 10 27, 27 प्लस का हो जाएगा के, ये भागा में इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी कि 15 इंटू का 27 प्लस का हो जाएगा 15 के बराबर में यहाँ से हो जाएगा ये 5 2 और 9 11 11 3 14 के 4 हासिल 1 2 और 2 4 और प्लस के यहाँ से हो जाएगा 10 के, तो 10 के को इधर लगा जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 10 के, और ये हो जाएगा 15 गुने 27 करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 15 गुने 27, यानी कि हो जाएगा 5 के बराबर में 445 माइनस के हो जाएगा 15 7 75 से हो जाएगा 5 हासिल हो जाएगा 10, 15 दिन 30 और 10
40 यानी कि 405। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 5 के बराबर में 445 में से 405 जाएगा तो यह आ जाएगा 40। ऐसे के का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, बी और सी इसे 20 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं तथा सी और ए इसे 30 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे परियोजनाओं को कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे। यहाँ से ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए और बी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10 दिन में, और बी और सी कर रहे हैं इस परियोजना को 20 दिन में, और सी और ए कितना दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 30 दिन में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, इनका टोटल कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा 60 है, इनकी 60 यूनिट इसका कार्य हो जाएगा। यहाँ से ए और बी की क्षमता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, बी प्लस सी की क्षमता हो जाएगा 3 और सी प्लस ए की क्षमता हो जाएगा 2। और अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2a प्लस का 2b और प्लस का 2c बराबर में इन सभी का क्षमता आ जाएगा 6 3 9 9 2 11 ये। ठीक है, यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर में 11। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी और प्लस सी बराबर में 11/2। इन तीनों को क्षमता आ गया वो 11/2 आ गया। तो काम कितना करना है 60 यूनिट। यहाँ से हो जाएगा 60/11/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 60 दूनी 120/11। ये हो जाएगा 11 दाम में 110 यानी कि 10 सहित 10/11 दिन में ये तीनों मिलकर कार्य को पूरा कर लेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, x का वो मान ज्ञात कीजिए कि व्यंजक 12.95 गुने 12.95 प्लस का 12.95 इंटू का x प्लस का 0.03 गुने का 0.03 का मान पूर्ण वर्ग हो। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 12.95 इंटू का 12.95 प्लस का 12.95 इंटू का x और यहाँ से दिया प्लस का 0.03 गुने का 0.03। यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा b इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि a प्लस का b का होल स्क्वायर बराबर में होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का होता है 2ab। ठीक है, यहाँ से दिया ए स्क्वायर और यहाँ से दिया है बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2ab। तो 2ab कैसे हो सकता है, ये हो सकता है 2 इंटू का एक जगह पर 12.95 इंटू का बी 0.03 और इसका जो मान दिया है वो दिया है 12.95 इंटू का दिया है x। जैसे 12.95 और ये 12.95 कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा 0.06 बराबर में x, यानी कि x का मान आ गया 0.06। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ए और बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हल हो। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 2x माइनस का दिया है a माइनस 4 इंटू का y और बराबर में दिया है 2b प्लस का 1 एक तो समीकरण। दूसरा दिया है 4x माइनस का a माइनस 1 इंटू का y बराबर में दिया है 5b माइनस का 1। तो दोस्तों ये बोला कि अनंत हल है, तो अनंत हल जब होता है तो होता है a1 बट्टा में a2 बराबर में होता है b1 बट्टा में b2 और बराबर में होता है c1 बट्टा में c2। तो a1 का जगह पर हो जाएगा 2, b1 का जगह पर हो जाएगा a माइनस 4 और c1 की जगह पर हो जाएगा 2b प्लस का 1। यहाँ से करते हैं कि 2 बट्टा में a2 4 बराबर में हो जाएगा a माइनस का 4 बट्टा में a माइनस का 1 और ये बराबर का हो जाएगा 2b प्लस का 1 और बटे में हो जाएगा 5b माइनस का 1। जैसे a और b का मान ज्ञात करना है, यहाँ से इसको बराबर करते हैं कि हो जाएगा 1 बट्टा में 2। तो 1 बट्टा में 2 बराबर हम लिख सकते हैं a माइनस का 4 बट्टा में a माइनस का 1। ये तीसरा तीसरी गुना होगा तो ये हो जाएगा a माइनस का 1 बराबर में 2a माइनस का 4 दूनी 8। ठीक है, तो 1 और इधर कर जाएंगे और 8 को इधर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 8 इधर का प्लस का 8 यानी कि हो जाएगा प्लस का 7 बराबर में 2 में से a जाएगा यानी कि a का मान आ गया 7। फिर करते हैं दोस्तों 1 बट्टा में 2 बराबर में यहाँ से 2b प्लस का 1 और बट्टा में 5b माइनस का 1।
ऐसे 33 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4b प्लस का 2 बराबर में 5b माइनस का 1। तो 4b को इधर रख जाएंगे और माइनस 1 को इधर रख जाएंगे। फिर 5 में 4 दीजिएगा इनकी b बराबर में 2 और माइनस इधर तो प्लस इनकी 1 3। तो यहाँ से आ गया b का मान 3 और a का मान आ गया 7। इसलिए ऑप्शन नंबर b को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि ज्ञात कीजिए। जैसे 5 वर्ष में हो रहा है 1,75,000 से 2,62,500, तो कितना का वृद्धि हो रहा है? ये वृद्धि हो रहा है 2,62,500 में से अगर हम घटाएंगे 1,75,000, ये दोस्तों हो जाएगा वृद्धि 500 और ये 12 में से 5 जाएगा 7 और ये 15 में से 7 जाएगा 8, इनके 87,500 का वृद्धि हो रहा है। और किसी वृद्धि हो रहा है तो ये वृद्धि हो रहा है 1,75,000 से और गुने में हो जाएगा ये 100। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल आउट और ये 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 15, 2 5 25 और ये 5 दूनी 10। ठीक है, और ये दोस्तों जाएगा 5 7 35 और ये 5 एकम 5 3 5 7 35 2 5 25 और ये जाएगा 7 दूनी 14 3 7 5 35 इनके 25 दूनी 50% की वृद्धि हो रहा है 5 वर्षों में। तो यहाँ से बोला है कि प्रत्येक वर्ष कितनी वृद्धि हो रहा है, जैसे एक वर्ष का निकाल देंगे वृद्धि, एक वर्ष का जो वृद्धि हो जाएगा वो हो जाएगा 50/5 यानी कि 10% की वृद्धि हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, √3 माइनस का 1/में √3 प्लस का 1 यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। जैसे दिया है कितना, √3 माइनस का 1 और बट्टे में दिया है √3 प्लस का 1 और ये प्लस का दिया है √3 प्लस का 1 और बट्टे में दिया है √3 माइनस का 1 और प्लस में दिया है 2 माइनस का √3 और बट्टे में दिया है 2 प्लस का √3 और यहाँ से दिया है प्लस का 2 प्लस का और √3 और बट्टे में दिया है 2 माइनस का √3। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा √3 प्लस का 1 और ये हो जाएगा √3 माइनस का 1। √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा √3 माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 कैंसिल आउट √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस का √3 इंटू का 2 माइनस का √3, इसका हो जाएगा 2 माइनस का √3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का √3 का स्क्वायर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस का a माइनस b का जो होल स्क्वायर बराबर में होता है वो होता है 2 इंटू का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी कि 2 इंटू का √3 का स्क्वायर 3 और ये हो जाएगा प्लस का b का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, और ये हो जाएगा बट्टा में a प्लस b और a माइनस b यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू का 1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस √3 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 3 और बटे में हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 और 1 4 4 दूनी 8 बटा में 2 और प्लस का ये हो जाएगा 4 दिन 7 7 दूनी 14 बटा में 1, यहाँ से हो जाएगा 2 चौके 8 14 4 28 का फाइनली आंसर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर में 12/13 हो तो 2 sin थीटा इंटू का cos थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि tan थीटा बराबर में दिया है 12/13 और दोस्तों tan थीटा बराबर में होता है sin थीटा बटा में होता है cos थीटा। ठीक है, इनके दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से sin थीटा का मान जाएगा 12 और cos थीटा का मान जाएगा 13। जैसे पूछा है 2 sin थीटा इंटू का cos थीटा और बटा में पूछा है cos स्क्वायर थीटा और माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे हो जाएगा 2 इंटू का sin थीटा का मान 12 इंटू का cos थीटा का
13 और बटे में ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा यानी कि 13 का स्क्वायर 169 माइनस का 12 का स्क्वायर 144। यहाँ से हमारा आ जाएगा 12 दूनी 24, 24 3 72 के 2 हासिल 7, 24 और 7 31 यानी कि 312 बटे में यहाँ से हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5 और ये 16 में से 14 जाएगा 2 यानी कि 312 बटे में 25। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 3000 रुपये में खरीदी, यदि वह उस वस्तु को 36 रुपये में बेचता है तो उसे होने वाले प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु खरीदे 3000 में और बेच रहा है 3600 में, क्योंकि उसको लाभ हो रहा है 600 रुपये का और किससे लाभ हो रहा है तो 3000 रुपये से हो रहा है और गुने में हो जाएगा 100, ये कट जाएगा 2 कैंसल आउट और ये 6 5 30 और ये 20 5 100, उसका प्रॉफिट हो रहा है 20% का। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है और इसे इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए उस वस्तु का जो सीपी है यानी कि लागत मूल्य जो है, लागत मूल्य वह है 100 रुपया, ठीक है। तो कितना में खरीद रहा है 15% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी कि वो खरीद रहा है सीपी 15 रुपये कम पर हो जाएगा 85 रुपये में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, बेच रहा है वास्तविक मूल्य से 10% अधिक पर, यानी कि 100 से 10 अधिक यानी कि 110 रुपये में बेच रहा है। तो उसको कितना का लाभ हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है 110 से 85 यानी कि 25 रुपये का, और किससे लाभ हो रहा है तो 85 से गुने में हो जाएगा 100, यहाँ से जाएगा इसका प्रॉफिट, तो हो जाएगा 5 25 और ये 17 5 50 यानी कि 500 बटा में आ जाएगा 17, ये 17 दूनी 34, 34 40 10 50 यानी कि 160, ये जाएगा 9 बार में, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 29% लगभग में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि सी में ही केवल 29.41%। अगला प्रश्न है, दी गई श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। जैसे दिया 2 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर, ऐसे करते करते दिया है 22 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से दिया है सम का स्क्वायर, यहाँ से दिया है 2 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर और प्लस का करते करते दिया है 22 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 2 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस का ये हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा करते करते 11 का स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि लगातार संख्या का वर्गों का जो योग होता है वो होता है n इंटू का n प्लस 1 इंटू का होता है 2n प्लस 1 और बटे में होता है 6 इनका योग। यहाँ से 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू का n का मान 11 इंटू का 11 प्लस का 1 यानी कि 12 इंटू का 11 दूनी 22 और 1 23 और बटे में हो जाएगा 6। ये दोस्तों कर जाएगा 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6 और ये 3 चौके 12, 300 का गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2024। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो दोस्तों यहाँ से 588 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, वो छोटी से छोटी संख्या। तो 588 का गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, तो 588 गुणनखंड हो जाएगा ये 2 से 29 दूनी 58 और ये 4 दूनी 8, फिर ये जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, फिर जाएगा ये 7 से, फिर 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, फिर जाएगा 7 से, फिर हो जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा पूर्ण वर्ग यानी कि 2 के पेयर में निकलेगा, ये हो जाएगा 2 गुने 2, 1 ठो 2 निकलेगा यहाँ से और यहाँ से निकलेगा 7 गुने 7 यानी कि 1 ठो 7, यहाँ पर बच गया केवल 3, यहाँ पर अगर 1 ठो और 3 रहता ये भी निकलता 2 के पेयर में, यानी कि यहाँ से भी निकलता 3 के, वो छोटी छोटी जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 3। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय के विभिन्न सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या दर्शाने वाले बार ग्राफ को देखें और प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ से दिए स्कूल के विभिन्न सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या है, तो 21 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:3 है। यहाँ से अगर देखते हैं ऑप्शन ए को देखते हैं तो ऑप्शन ए में दिया है सेक्शन 2 और 5, तो सेक्शन 2 में कितना है, सेक्शन 2 में है 30 लड़के, सेक्शन 2 में है 30 लड़के और सेक्शन 5 में कितने लड़के हैं, सेक्शन 5 में लड़के हैं 70। इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:7, तो ऑप्शन ए हमारा कट गया। ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो ऑप्शन बी में सेक्शन 3 और 1, तो सेक्शन 3 में है छात्रों की संख्या 20,
और ये अनुपात को हो जाएगा सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 में है 60, ये हो जाएगा 20/60 यानी कि 1:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर 32 नंबर देखते हैं, ये हो गया 31 का, 32 के कितना हो जाएगा, 32 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या किसी अन्य सेक्शन की तुलना में ठीक 2 गुनी है। यहाँ से अगर देखते हैं सेक्शन 1 में, तो सेक्शन 1 में है 60 विद्यार्थी, सेक्शन 2 में है 30 विद्यार्थी, और सेक्शन 3 में है 20 विद्यार्थी, सेक्शन 4 में है 40 विद्यार्थी, और सेक्शन 5 में है 70 विद्यार्थी, और सेक्शन 6 में जो है वह है 50 विद्यार्थी। जैसे पूछा है क्वेश्चन में कि किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या किसी अन्य सेक्शन की तुलना में ठीक 2 गुना है, तो 2 गुना कौन है, क्योंकि 30 का 2 गुना है 60, यानी कि 1 में, सेक्शन 1 में। लेकिन दोस्तों यहाँ से ऑप्शन में तो नहीं दिया कि 1, तो ऑप्शन दूसरा का चेक करते हैं। दूसरा का कौन है, दूसरा का है 20 और ये 40 है, इनकी सेक्शन 4 जो है वो सेक्शन 3 से 2 गुना, इनकी वो सेक्शन 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, 4 मिल रहा है, कि 32 का आंसर हो जाएगा बी। 33 का देखते हैं, 33 में क्या बोला है, 33 में बोला है कि 3 सर्वाधिक संख्या वाले सेक्शनों में छात्रों का औसत संख्या और 3 सबसे कम संख्या वाले सेक्शनों में छात्रों की औसत संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सर्वाधिक वाला कौन सा है, वो है 60, 70 और 50 है, ये हो जाएगा 7 से 5 12, 12 6 18, यानी कि 180, 180 बटा में हो जाएगा 3, इसका एवरेज यानी कि हो जाएगा 60। फिर सबसे कम ये हो जाएगा 30, 20 50, 50 40 90, क्योंकि 90 और बटे में हो जाएगा 3, इसका एवरेज ये हो जाएगा 30। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये होगा 60 और 30 का अंतर, ये हो जाएगा 30। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को और इस सेशन को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।